जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और रेलवे एग्जाम 2024 के लिए हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हमने जो है लास्ट क्लास से जो है महाजनपद को स्टार्ट किया है। इसके पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, वेद, ये सभी हम जो है पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के क्लास को देखिए। चलिए आज हम जो है वो महाजनपद का जो है वह। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हम महाजनपद काल, हम लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किया है। और आज जो है महाजनपद का जो है वो दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, ये सभी हम पढ़ चुके थे। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि महाजनपद काल जो आपको दूसरी नगरीय, ठीक है, सभ्यता होगी। क्या होगी? दूसरी नगरीय सभ्यता होगी, जिसका समय अंतराल कितना था? 600 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 340 ईसा पूर्व का जो समय होगा वह महाजनपद काल का समय होगा। और इसी महाजनपद काल के समय में आपका लोहे का खोज हो जाने के कारण जो है वह दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। पहला जो है आपका हथियार और औजार का जो है वह लोहे का इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही साथ जो है आपको खेती में जो है वह क्रांति जो है वो आ जाएगा। और खेती में पैदावार जो है वो अत्यधिक होने लगता है, जिसके कारण जो है वो लोगों का जो विश्वास अभी जन के कबीला के तरफ था, वो अभी राजा और मतलब जन महाजनपद और जनपद के राजा और महाराजा के प्रति जब होने लगेगा। इसके साथ हमने देखा था कि जो है सबसे बड़ा जो है महाजनपद होता है, उसके नीचे जनपद, उसके नीचे जन, उसके नीचे ग्राम और कबीला, ये अभी हम लोग देख चुके थे। और साथ ही साथ अखंड भारत में जो है 16 महाजनपद उस समय थे। और 16 महाजनपदों के बारे में हमने डिटेल से देखा था कि कौन महाजनपद में भारत की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है। साथ ही साथ उस समय जो है वो उस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ये सभी हमने देखा था। तो इस सभी 16 महाजनपदों में जो है वह सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से कहा जाए कि जिन्होंने जो है पूरे अखंड भारत पर फिर बाद में राज किया था, वह था आपका मगध। और मगध जो है वह चारों तरफ से प्राकृतिक दुर्ग से घिरा हुआ था। एक तरफ जो है वो पर्वत था, तीनों तरफ जो है वह नदियों से घिरा हुआ था। और यही मगध जो है वह आगे चल करके जो है वह सभी 16 महाजन यानी 15 महाजनपदों पर जो है वह अपना राज का विस्तार करेगा। और इस मगध पर जो है वह टोटल 7 राजवंशों का जो है वह शासन होगा। और वह 7 राजवंशों के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है वो महाजनपद में जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन है? तो आपको मगध है। तो इस मगध पर जो है वो टोटल कितने राजवंश जो है वह शासन करेंगे? तो 7 राजवंशों का जो है वो शासन होगा। और वह 7 राजवंशों का जो है वो कौन कौन होंगे? तो पहला होगा आपको हर्यक वंश। ठीक है, पहला होगा हर्यक वंश। कौन होगा? हर्यक वंश। दूसरा होगा आपका शिशुनाग वंश। सीक्वेंस ढंग से हम लोग पढ़ते चलेंगे इसी को। शिशुनाग वंश। इसके बाद होगा नंद वंश शासन आएगा। नंद वंश का शासन आएगा। नंद वंश के बाद जो है वो मौर्य वंश का शासन आएगा। और यह मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पूरे भारतीय भूभाग पे जो है वह अपना अधिकार कर लेंगे। मौर्य वंश के बाद जो है पांचवा जो मगध पे जो शासन करेगा वो होगा आपका शुंग वंश। कौन होगा? शुंग वंश। अगला जो इस पर शासन करेगा मगध पर वह होगा कर्णव वंश। कर्णव वंश। और सातवां जो है वह होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। और इस प्रकार से जो है मगध पर जो है टोटल राजवंश जो है कितने शासन करेंगे? वो आपको 7 राजवंशों का शासन होगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश से। देखिए इसके लिए जो है आपको ये कभी कभी एग्जाम में जो इसका सीक्वेंस भी पूछ देता है, तो इसके लिए आप सीक्वेंस इस तरह से याद रखिए। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपको हसीन मुसुक सा। ठीक है, क्या ट्रिक है? हसीन, ठीक है, मसूक सा। हसीन मुसुक सा। और ये हसीन मुसुक सा के ये ट्रिक है आपका। और इसी ट्रिक से जो है हम इसका सीक्वेंस जो है हम याद रखेंगे। जैसे हा से हो गया आपको हर्यक वंश। हा से क्या हो जाएगा? हा से हो जाएगा आपको हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। सी से हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश। शिशु नाग वंश। और ना से हो जाएगा आपको नंद वंश।
नंद वंश। म से हो जाएगा आपको मौर्य वंश, मौर्य वंश। सु से हो जाएगा आपको शुंग वंश, शुंग वंश। और का से हो जाएगा आपको कर्णव वंश, कर्णव वंश। और सात से हो जाएगा आपको सातवाहन वंश। और इस प्रकार से जो है मगध जो है एक छोटा सा जो भूभाग था, उस मगध पे जो है 7 राजवंशों का शासन होगा। और वह मगध जो है वह धीरे धीरे करके जो है वह भारत के अन्य 15 महाजनपदों पर अपना अधिकार कर लेगा और अखंड भारत का जो है निर्माण वह मगध करेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आया कि मगध पे जो है वो आपको टोटल राजवंशों की संख्या जो है वो जो शासन करेंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। और इसका क्रम जो है अगर एग्जाम में पूछता है तो इसको क्रम से हम ट्रिक से याद रखेंगे, हसीन मुसुक शाह से। क्लियर है? तो चलिए टॉपिक दे दीजिए हर्यक वंश। ठीक है, और इसी प्रकार से 7 राजवंशों के बारे में हम डिटेल से देखते चलेंगे। क्लियर है? देखिए मगध पर जो है सबसे पहला अगर ऐतिहासिक राजवंश देखा जाए तो आपको कौन सा था, हर्यक वंश था। लेकिन इसके पहले भी जो है आप एक बृहदंत वंश का जो है वह कुछ जो है आपको साक्ष्य जो है वह पाए गए हैं। ठीक है, तो पहले उसको हम सेपरेट करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हर्यक वंश से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बृहदत्त वंश के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए, देखिए कहा जा रहा है कि महाभारत में यह जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिल रही है, महाभारत से। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले जो है बृहदर्थ वंश का शासन था। मगध पर किसका शासन होगा सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले जो है वह बृहदर्थ वंश का शासन था। कौन सा? बृहदर्थ वंश का शासन था। और यह बृहदंत वंश का शासन का जानकारी कहाँ से मिल रहा है हमको? यह महाभारत से मिल रहा है। महाभारत जो पुस्तक है, उस महाभारत पुस्तक से जो है वह इसकी जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जो है मगध पर किसका शासन रहेगा, आपको बृहदर्थ वंश का शासन रहेगा। और जिसका संस्थापक जो है, इस बृहदर्थ वंश का संस्थापक कौन होगा? तो संस्थापक जो है वह बृहदर्थ खुद ही होंगे। ठीक है, बृहदर्थ जो है इस वंश का संस्थापन संस्थापक होगा। ठीक है, किसने स्थापना किया था इस वंश का? तो बृहदंत ने जो है वह स्थापना किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो रहेगा, यानी कि बृहदंत वंश का सबसे प्रतापी शासक रहेगा, उसका नाम था जरासंध। क्या नाम रहेगा? जरासंध। और यह जरासंध जो है वह अपनी राजधानी जो है वह ग्रीव ब्रिज बनाता है। और ग्रीव ब्रिज को जो है किस नाम से जानते हैं? इसे जो है वो राजगीर, वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, इसी को राजगृह भी कहा जाता है। जरासंध ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है वो पूरा उत्तर भारत में करना चाहता था। लेकिन महाभारत में जो ऐसा लिखा गया है कि इस जरासंध को जो है वो रोका जाता है, किसके द्वारा? तो रोका जाता है आपको भगवान कृष्ण के द्वारा, और साथ ही साथ जो है वो पांडवों के द्वारा। ठीक है, और पांडवों में कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो यह मतलब राज जरासंध को किसके द्वारा रोका जाता है? पांडवों और श्री कृष्ण के द्वारा। और उसके बाद जो है इसके विरोध करने का जो है मेन उद्देश्य था कि इसका जरासंध का जो है विस्तार वो पूरे उत्तर भारत में ना हो। और फिर उसके बाद जो है पांडवों की तरफ से जो है वो पांडवों की तरफ से भीम और जरासंध में जो है युद्ध होता है। ठीक है, भीम और किसके बीच युद्ध होगा? भीम और जरासंध के बीच युद्ध होगा। और इस युद्ध में जो है वो जरासंध की जो है पराजय हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के उपरांत जो है वह मगध पर जो फिर अगला शासक बने बैठेगा, वह जरासंध का जो है वह पुत्र होगा। ठीक है, जरासंध का पुत्र होगा, यानी कि भीम के हाथों जो है। अच्छा, इस युद्ध को जो है जो भीम और जरासंध के बीच जो लड़ा जाता है, इस युद्ध को हम मल्ल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? मल्ल युद्ध के नाम से जानते हैं। और जरासंध का पुत्र उसके बाद जो है मगध के गद्दी पर बैठेगा। यानी कि सबसे पहले कौन बैठ रहा है? सबसे पहले जो है आपको संस्थापक किया है बृहदर्थ ने, उसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन होगा? जरासंध। ठीक है, और जरासंध के बाद आपका मगध की गद्दी पर जो है वो जरासंध का पुत्र बैठेगा। जरासंध का पुत्र बैठेगा। और जरासंध के पुत्र के बाद जो है रिपुंजय जो है बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक होगा। ठीक है, आपका मगध का जो है ये मगध है। ठीक है, मगध का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? आपको रिपुंजय। रिपुंजय जो है वो मगध का जो है अंतिम शासक रहेगा। इसकी बहुत ही कम जानकारियां मिलती है, सिर्फ महाभारत में ऐसी जानकारियां मिलती है कि आपको मगध पर सबसे पहला शासन जो है बृहदर्थ वंश का शासन था। उसमें सबसे शक्तिशाली राजा जो है राजा जरासंध थे।
यहाँ तक समझ में आया। तो रिपुंजय जो है वह बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रहेगा और उसकी हत्या जो है वह उसी के मंत्री पुलिक ने कर देता है। रिपुंजय की हत्या कौन कर देगा? तो रिपुंजय की जो हत्या कर देगा इसी का मंत्री पुलिक। पुलिक जो है इसका हत्या कर देगा और पुलिक ने जो है वह फिर उसके बाद जो है पुलिक क्या करेगा, अपना पुत्र को जो है शासक बना देगा। यानी कि यहाँ पर अगला शासक कौन बन जाएगा? आपका पुलिक का पुत्र जो है वह शासक बन जाएगा। और घाटिया नामक सामंत जो है फिर कुलिक के पुत्र को, उसको जो है आपको हत्या करके मध्य गद्दी पर अपने पुत्र को बैठा देगा। और इसी भाटिया जो है वो इसके पुत्र को मार देगा और भाटिया जो है फिर अपने पुत्र को, यानी कि भाटिया का पुत्र जो है वह अगला शासक बनेगा। और यही भाटिया का पुत्र जो है वो आपको बिंबिसार है। यह भाटिया का पुत्र कौन है? यही भाटिया का पुत्र जो है वह बिंबिसार है। बात समझ में आए? तो महाभारत से जो है हमको सबसे पहले पता चलता है कि मगध पर जो है सबसे पहला शासन किसका रहा होगा? तो बृहदत्त वंश का शासन रहा होगा, जिसके संस्थापक जो है वो खुद बृहदत्त थे। लेकिन इस बृहदत्त वंश में जो है सबसे पराक्रमी राजा जो है राजा जरासंध होगा। और यह जरासंध अपनी राजधानी जो है वह गिरिब्रिज या राजगीर को रखता है। और यह जरासंध जो है पूरे उत्तर भारत में जो है अपना विस्तार करना चाहता है, जिससे जो है आपको कृष्ण और पांडव जो है वो क्या करते हैं, उनका विरोध करेंगे। और विरोध के उपरांत जो है आपको पांडवों की तरफ से जो है वह भीम और जरासंध राजा जो है दोनों का युद्ध होगा, जिसे मल्ल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस मल्ल युद्ध में जो है वह जरासंध की पराजय हो जाएगी और पांडवों में भीम की जो है वह विजय हो जाएगी। और जरासंध की पराजय होने के बाद इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है जरासंध का पुत्र जो है वह मगध के गद्दी पर बैठेगा। ठीक, और जरासंध के पुत्र को जो है उसी का रिपुंजय रिपुंजय अंतिम शासक होता है बृहदत्त वंश का। और इसे जो है आपको रिपुंजय का जो है उसी का मतलब मंत्री या उसी के राज दरबार का जो है पुलिक जो है वो सामंत मार देता है। पुलिक जो है सामंत होता है जो कि रिपुंजय को मार देगा। और रिपुंजय को मरने के बाद जो है वो पुलिक अपने पुत्र को जो है मगध की गद्दी पर बैठा देगा। और रिपुंजय के पुत्र को जो है वह भाटिया जो है मार देगा और भाटिया जो है फिर अपने पुत्र को जो है मगध की गद्दी पर बैठा देगा। और भाटिया का ही पुत्र जो है वह बिंबिसार कहलाता है। बात समझ में आए? किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो बहुत कम है। अतः हर्यक वंश को ही जो है पहला ऐतिहासिक वंश जो है हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वह किसी प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है कि पांडवों और जरासंध के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह कौन सा युद्ध कहलाता है, या आपको जरासंध जो है वो बृहदत्त वंश का संस्थापक कौन है, या बृहदत्त वंश का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा जो है आपको जरासंध था, और आखिर जो है बिंबिसार कैसे जो है वह मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो ये जानकारी जो आपको मिल रही है महाभारत से, लेकिन इसका साक्ष्य जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। इसलिए बृहदत्त वंश को जो हम प्रथम राजवंश हम नहीं मानते हैं। बात समझ में आए? बृहदंश वंश को हम प्रथम राजवंश नहीं मानेंगे। हम सबसे पहले राजवंश किसको मानेंगे? तो हर्यक वंश को जो है वह मगध का सबसे पहला राजवंश जो है वह इतिहास का पहला राजवंश हर्यक वंश को ही माना जाएगा। तो चलिए टॉपिक दे दीजिए हर्यक वंश। ठीक है, वो एक साइड से थोड़ा सा था तो हमने बता दिया आपको। तो सबसे पहला टॉपिक दे दीजिए हर्यक वंश, और इसी प्रकार से मगध पर जो 7 राजवंश होंगे उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो हर्यक वंश का जो है शासन जो है कब से प्रारंभ हुआ, सबसे पहला प्रश्न आता है ये। और हर्यक वंश का संस्थापक जो है वह कौन था, और हर्यक वंश को जो है वह स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का जो है समय अंतराल जो है वो आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के, कब से? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 412 ईसा पूर्व तक जो है वो आपको हर्यक वंश का जो है शासन चलेगा। ठीक है, हर्यक वंश का शासन चलेगा। हर्यक वंश का जो है संस्थापक जो है वह आपको बिंबिसार होंगे। कौन होंगे? बिंबिसार। और यह बिंबिसार जो है यह मगध की गद्दी पर शासन करेगा आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा तक जो है वह आपको बिंबिसार जो है मगध का राजा बन के रहेगा। बात समझ में आया? और आप याद कीजिए जब हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब पढ़ाया था तो लगभग लगभग जो है इसी के आसपास का जो है वो आपको मामला जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बिंबिसार जो है वह किस धर्म को मानता था? ये आपको बौद्ध धर्म को मानेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानेगा। और बौद्ध धर्म को जब मानेगा तो बौद्ध धर्म को जो है वो बहुत क्या करेगा, आगे बढ़ाने का ये प्रयत्न करेगा। लेकिन ये अपने पत्नी का जो है
प्रभाव में आकर के जो है फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, ठीक, और फिर यह आपको जैन धर्म अपना लेगा, वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो अगर पूरे इतिहास में देखा जाए तो पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन हो जाएगा, तो पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है वो हर्यक वंश होगा, जिसका शासन काल जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक होता है। और इसका हर्यक वंश का संस्थापक जब बिंबिसार है, तो बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर कब तक बैठेगा, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन जो आपको हर्यक वंश पे बिंबिसार जो है वह करेगा। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो हर्यक वंश जो है आपको पहला ऐतिहासिक राजवंश होगा। जब बिंबिसार इसका स्थापना करेगा तो इसकी राजधानी जो है वह कहाँ होगी, इसकी राजधानी कहाँ होगी, तो हर्यक वंश का जो है आपको जब बिंबिसार जब राजा रहेगा तो इसकी राजधानी जो है वह आपको राजगीर को अपना राजधानी बनाता है। किसे बनाता है, राजगीर को। और राजगीर को जो है वह गिरी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, गिरी ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। बिंबिसार जो है वो देखिए टोटल समय अंतराल देखा जाए तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक का समय अंतराल हो रहा है। तो बिंबिसार जो है वो लगभग जो है कितना साल तक शासन कर रहा है, तो 52 साल तक जो यानी कि 52 साल तक जो है वह मगध की गद्दी पर शासन करेगा। और यह प्रथम राजा था जिसने जो है प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था, ठीक है। यह किस पे बल देगा, तो प्रशासनिक जो राज्य होगा यानी प्रशासनिक के ऊपर जो है वह अत्यधिक बल दिया था। और शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए, ठीक है, इस पे जो है आपको महत्वपूर्ण जो है वह इसका ध्यान था। बात समझ में, प्रशासनिक राज्य पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका, यह प्रशासनिक राज्य के लिए जो है अपना एक अस्थायी सेना भी रखेगा। बात समझ में आया, अस्थाई सेना भी रखेगा। यानी इतिहास का पहला राजवंश जो होगा वो हर्यक वंश होगा, जिसकी स्थापना जो है वो बिंबिसार ने किया है। और यह मगध की गद्दी पर टोटल जो है 52 साल तक जो है वो अपना राज करेगा। और इसी के दौरान जो है प्रशासनिक राज पर जो है अत्यधिक बल देगा और यह अपना एक अस्थाई सेना भी रखेगा। बात समझ में आया, यह क्या रखेगा, एक अपना अस्थाई सेना भी रखेगा। क्योंकि यह पहले जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो यह बौद्ध धर्म को मानेगा। बात समझ में आया। अभी हम समझेंगे कि हर्यक वंश का जो ये बिंबिसार जो है, ठीक है, यह अपने राज्य का विस्तार ये स्टार्टिंग में किस पे कहाँ शासन करेगा, तो ये आपका स्टार्टिंग में जो है मगध पर शासन करेगा, ठीक है। मगध को हम केंद्र बिंदु लेकर के जो है हम पूरे राजवंश को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मगध से ही जो है वो पूरा अपने राज्य का विस्तार जो है धीरे धीरे पूरे अखंड भारत मतलब पूरे 16 महाजनपद पर कर लेगा। तो उसी के बारे में हम एकदम कहानी टाइप से पढ़ेंगे, किसी चीज को याद नहीं करना, ठीक है, एकदम कहानी टाइप से पढ़ेंगे कि आपको जो है वह इतिहास में अच्छा जो है वो पकड़ आपको हो जाए। क्लियर है, तो यहाँ तक तो समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया। तो बिंबिसार जो है वह अपना राज्य का विस्तार जो है वो 2-3 कारणों मतलब 2-3 तरीकों से करता है, ठीक है। पहला ये, अगर जो राजवंश या राज्य जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है, उन राज्यों के ऊपर जो है वह डायरेक्ट हमला करेगा यानी डायरेक्ट आक्रमण करेगा और उस राज्य को जो है वह जीत लेगा। और मगध के आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे उस क्षेत्रों पर जो है वह क्या करेगा कि जो है डायरेक्ट हमला करेगा। क्लियर, एक तरीका यह है, यानी कि पहला तरीका यह क्या है, राज्य का विस्तार कैसे कर रहा है, तो राज्य का विस्तार जो है इसका मुख्य रूप से दो तरीकों से करता है, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आपको आक्रमण करेगा, यानी कि जो कमजोर राजा रहेगा उस पर क्या करेगा, आक्रमण करके जो उसका अपने राज्य में मिला लेगा। दूसरा तरीका जो है, जैसा सबसे फेमस तरीका था, ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो क्या है, सबसे फेमस तरीका है, ठीक है, विवाह करके। यानी किसी राजा का पुत्र हो या किसी राजा का बहन हो, तो उससे पुत्री से या बहन से जो है विवाह करके दहेज के रूप में जो है वह क्या करता था, वह राज्य का कुछ हिस्सा जो है वह दहेज के रूप में लेता था। और इस प्रकार से जो है अपने राज्य का यह विस्तार करता था बिंबिसार। यानी कि दहेज के रूप में क्या करेगा, ठीक है, आपका वो जमीन लेगा, ठीक है, या कोई भूभाग लेगा जमीन का। और इस प्रकार से जो है वह राज्य का विस्तार हुआ। आपका बिंबिसार दो तरीकों से कर रहा है, मतलब कि यह जो है इतना ज्यादा विवाह कर लेगा और विवाह करके जो है बोलेगा दहेज दो, ठीक है, हम तुम्हारा पुत्री से, चूंकि ये मजबूत शासक भी है, शक्तिशाली भी है, तो जो कमजोर शासक रहेगा उसको जो है वह विरोध भी मतलब पुरजोर तरीके से नहीं कर पाएगा। और वो बोलेगा हम तुम्हारे पत्नी से जो है विवाह, पत्नी से नहीं, पत्नी से कैसे कर लेगा, तो दिक्कतें हो जाएगा। वो कहेगा हम अब तुम्हारा पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और दहेज के रूप में जो है ये वाला जो भूभाग देख रहा है ना, ये हमको दे दो। तो इस प्रकार से जो है बिंबिसार क्या करता है, वो अपने राज्य का विस्तार करेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है,
ठीक, तो बिंबिसार ने जो है वह अंगराज को सबसे पहले क्या करता है कि अंगराज के शासक जो है बृहदत्त को हरा करके अपना पुत्र, ठीक है, इसका पुत्र होता है अजातशत्रु, और यही अजातशत्रु जो है आगे चल करके बिंबिसार की हत्या, अपने पिता का ही हत्या कर देगा। तो आपका बिंबिसार जो है सबसे पहले क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो है वह अंगराज को जो है वह अपना अधिकार में लेगा। ठीक है, अंगराज पर जो है वह आक्रमण करेगा और वहां का शासक, ठीक है, क्या अंग का जो है, चलिए इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं, अंगराज है, ठीक है, अंगराज हमने बताया था मुसलमान महाजनपद में। तो ये अंगराज पर जो है वह आक्रमण कौन करेगा, तो ये अंगराज पर आक्रमण करेगा आपको बिंबिसार। कौन करेगा, बिंबिसार जो है वह आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके, ठीक है, इसको जो है मगध के क्षेत्र में जो है मिला लेगा। जब आक्रमण करता है तो आक्रमण के समय जो है वह अंगराज का जो है राजा कौन होगा, तो उस समय राजा जो है वह अंगराज का होगा बृहदत्त। कौन होंगे, बृहदत्त होंगे। और बृहदत्त को जो है वह क्या करेगा, यह बिंबिसार जो है वह आक्रमण करके इसको हरा देगा, और यह बिंबिसार जो है वह अंग को जीत लेता है, और वहां पर जो है वो अपना पुत्र, ठीक है, यह किसका पुत्र है, अपना पुत्र, यानी कि बिंबिसार का अपना पुत्र रहेगा। ठीक है, यह पुत्र है अजातशत्रु, और अजातशत्रु को जो है वह क्या करेगा कि अंगराज का जो है वहां का शासक बना देगा। है कि हर जगह पे तो बिंबिसार खुद नहीं जा सकता है, ठीक है, तो अपना पुत्र को क्या करेगा, अंग को जो है वह आक्रमण करके जीत लेगा, और पुत्र अजातशत्रु को जो है वहां का क्या करेगा, अंगराज का जो है वह शासक बना देगा। बात समझ में आए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मगध जो है पहले अंग को जीत लिया, क्लियर है, यानी कि आक्रमण करके भी जो है क्या करता है, अपने राज्य का यह विस्तार करेगा। यहां तक समझ में नहीं आया? यहां तक समझ में आया? उसके बाद जो है बिंबिसार जो है, मैंने दूसरा तरीका बताया था कि राज का विस्तार का, ठीक है, इसका जो है वह विवाह करके। तो इसकी जो पहली पत्नी होती है, ठीक है, पहली पत्नी यानी कि फर्स्ट पत्नी जो होगी, उसका नाम था, फर्स्ट पत्नी जो होगी, ठीक है, उसका नाम था उसका नाम था महाकोसला। क्या नाम था, पहली पत्नी का नाम रहेगा महाकोसला, महाकोसला। और ये महाकोसला से जो है बिंबिसार जो है वह विवाह करेगा, और विवाह करने के उपरांत जो है कौशल राज की, बिंबिसार जो है वह महाकोसला से विवाह करेगा, और विवाह विवाह के करने के उपरांत जो है दहेज में, ठीक है, काशी का जो प्रांत है, यानी काशी प्रांत को जो है वह दहेज के रूप में ले लेगा। काशी प्रांत को कैसे ले रहा है, दहेज के रूप में जो है वह ले रहा है, दहेज के रूप में। और यह महाकौशला जो है वह आपको कौशल राज की पुत्री थी, साथ ही साथ जो है वो आपको प्रसेनजीत की जो है वह बहन रहेगी। और यहाँ से जो है आपको काशी जो है इससे इसको 1 लाख जो है वार्षिकी जो है आपको क्या टैक्स आता है, वार्षिकी आता है, मतलब कितना आता है, एक वार्षिकी जो है वह कितना आता है, 1 लाख रुपया आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बिंबिसार की पहली पत्नी जो है महाकौशला होगी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, और कौशल राज की जो है वह पुत्री थी। प्रसेनजीत की क्या रहेगी, प्रसेनजीत की बहन होगी। तो प्रसेनजीत की बहन या कौशल राज की पुत्री से जो महाकौशला से जो है वह बिंबिसार क्या करेगा, विवाह कर लेगा, और विवाह के रूप में जो है आपको दहेज में जो है वह पूरा काशी ले लेगा, और काशी से जो है इसको वह वार्षिकी जो है वह कितना रुपया आ रहा है, तो 1 लाख रुपया जो इसको यहाँ से वार्षिकी आ रहा है। तो इनकम आ रहा है, तब इनकम आएगा तो फिर अपने सेना को मजबूत करेगा, जो भी छोटे छोटे राज्य होंगे उसके अपना अधिकार बनाएगा, और जो नहीं सुनेगा उसके पुत्री से या बहन से या उस राज्य के जो मेन महिला होगी उससे वह विवाह कर लेगा। तो पहली पत्नी जो है महाकौशला है, ठीक है, वह एक बहुत रंगीन राजा रहेगा आपको, कौन, बिंबिसार। बिंबिसार की दूसरी पत्नी जो है वह आपको, उसका नाम है चेलना। ठीक है, दूसरी पत्नी कौन रहेगी, दूसरी पत्नी जो है आपको बिंबिसार के नाम है उसका चेलना। और यह चेलना जो है, ठीक है, यह चेलना जो है, इसी चेलना को जो है आपका इसी का पुत्र होता है, चेलना से ही आपको पुत्र होगा, जो होगा आपको अजातशत्रु होगा। कौन होगा, अजातशत्रु होगा। और यह चेलना जो है, ठीक है, यह आपको लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी थी। ठीक है, यह किसकी पुत्री रहेगी, यह आपको लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री। लिच्छवी जो है वह कहाँ है, तो आपको वैशाली में है। बात समझ में, यानी कि वैशाली का जो नरेश है चेतक, ठीक है, चेतक की क्या होगी, चेतक की जो है यह आपको पुत्री होगी, चेतक की पुत्री। और यह चेतक कब, चेतक जो है वो कहाँ का राजा होगा,
तो आपको वैशाली का जो है वो राजा होगा। तो इस प्रकार से बिंबिसार जो है वो पहला शादी कर विवाह करेगा जो महाकौशला से, और दूसरा विवाह जो करेगा वो चेलना से करेगा, ठीक है, जो कि महाराजा चेतक की जो है वह पुत्री रहेगी चेलना, और यह वैशाली राज का जो है वह एक तरह से देखा जाए तो वैशाली की जो है वह राजकुमारी है चेलना, और इसी चेलना से जो है वह अजात शत्रु का जन्म होगा। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि बिंबिसार के दो पत्नियों के बारे में हमने देख लिया। दो पत्नियों के बाद जो आपको तीसरी पत्नी जो होगी इसकी, want to keep this card. चलिए, इसकी जो तीसरी पत्नी होगी, हमने दो पत्नियों के बारे में देख लिया, इसकी जो तीसरी पत्नी होगी, तीसरी पत्नी का नाम जो है वो आपको पंजाब की रहती है, और उनका नाम मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा होगी। यानी कि बिंबिसार की जो तीसरी पत्नी कौन होगी, तो तीसरी पत्नी का नाम जो है वो आपको क्षेमा होगी, क्षेमा। और चौथी पत्नी जो है इसी प्रकार से चौथी पत्नी भी है इसकी, और चौथी पत्नी का नाम जो होगा वो आपको आम्रपाली। यानी कि मुख मुख जो दिया गया है वही हम बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। और यह जो है ये आम्रपाली जो है वह कहाँ की है, ये आपको वैशाली की है, और यह वैशाली की जो है एक गणिका है, मतलब गाना गाती है ये, उससे जो है वह विवाह कर लेगा आपको कौन, बिंबिसार। और क्षेमा जो है तीसरी पत्नी जो क्षेमा होगी ये आपको मद्र कुल की राजकुमारी है, ठीक है। किस कुल की, यानी पंजाब में एक मद्र कुल रहेगा उस समय, वो पंजाब के मद्र कुल की जो है वह राजकुमारी रहेगी, तीसरी पत्नी का नाम है क्षेमा। तो इस प्रकार से जो है बिंबिसार क्या करेगा कि या छोटे राज्य जो होंगे उन छोटे राज्यों के ऊपर जो आक्रमण करके जो है उसको अपने अधिकार में मिला लेगा, साथ ही साथ जो है वह विवाह करके जो है वह दहेज के रूप में जो है वह अपना अधिकार, मतलब दहेज के रूप में जो है वह भूमि जमीन का जो है वह क्या करेगा कि अपने क्षेत्र का जो है वह विस्तार करेगा दहेज के रूप में जमीन को लेकर के। तो आपको बिंबिसार जो है प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो है वह बौद्ध धर्म को अपनाता है, और बौद्ध धर्म के बाद जो है यह आप इसकी दूसरी पत्नी जो रहेगी आपको चेलना, चेलना के प्रभाव में आकर के जो है यह क्या करेगा, आपको बौद्ध धर्म से जो है वह कौन धर्म में आ जाएगा, ये चेलना के प्रभाव से जो है ये आपको फिर जैन धर्म अपना लेगा, ठीक है। कौन सा धर्म अपना लेगा, जैन धर्म अपना लेगा। यानी कि एक ही व्यक्ति जो है वह पहले बौद्ध धर्म में रहेगा और दूसरा जैन धर्म में रहेगा। तो ये आपको प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा राजा है जो आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों का समकालीन है, ऑप्शन दे देगा आपको बिंबिसार या अन्य राजा का ऑप्शन देगा, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आपको बिंबिसार आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? इसके पिता का नाम जो है, बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया, ये हमने आपको समझाया ही था, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या रहेगा, इसके पिता का नाम जो है वो आपको भाटिया, और ये भाटिया का पुत्र होता है। ऐसे जो है आपको पुराण में जो है बिंबिसार को पुराण जो हमारे पुस्तक है, पुराण में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। जब यह बिंबिसार जो है मगध के राज्य पे जब रहेगा, तो यह आपका मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश के जो है राजा होंगे, ठीक है, चंद्र प्रद्योत, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक आपका महाजनपद था मध्य प्रदेश में जिसका नाम था अवंती। कौन सा महाजनपद होगा, अवंती। अवंती कहाँ है, हमने बताया था आपको, ये आपको मध्य प्रदेश में है। और ये अवंती का जो राजा होगा, अवंती महाजनपद का जो राजा होगा उनका नाम था चंद्र प्रद्योत। और चंद्र प्रद्योत की जो है बहुत ही ज्यादा जो है वह तबियत खराब हो जाती है, या एक कहे कि लाइलाज इसकी जो है बीमारी हो जाती है। तब बिंबिसार का जो है, ये बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का जो है एक वैद्य जो है वह क्या करेगा, जिसका नाम रहता है जीवक। वैद्य का क्या नाम रहेगा, जीवक। यह बिंबिसार जो है वह अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को क्या होगी, यह बीमारी हो जाएगी, और बीमारी होने के उपरांत जो है बिंबिसार अपने यानी मगध से, ये आपको कहाँ, मध्य प्रदेश, और मगध ये कहाँ का शासक है, बिंबिसार आपको मगध का शासक है, तो आपको मगध का शासक रहेगा, तो मगध से जो है अपना एक जीवक वैद्य, ये वैद्य का नाम क्या है, जीवक। ये वैद्य को जो है वह चंद्र प्रद्योत के पास भेजेगा, और उसका जो है वह इलाज करेगा, कौन, इसका वैद्य यानी बिंबिसार का वैद्य जीवक।
और इसके इलाज से जो है वो चंद्रप्रद्योत क्या होगा, ठीक है, यह चंद्रप्रद्योत क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और ठीक होने के उपरांत जो है वो अवंती को, ठीक है, अवंती को क्या करेगा, वो मगध के अधीन जो है वह सौंप देगा। यानी कि चंद्रप्रद्योत कहेगा कि हम अब जो है वह अवंती जो है वह किसके अधीन राज करेगा, आपको मगध के अधीन जो है वह राज करेगा। तो इस प्रकार से जो है वह अवंती को भी जीत लेगा आपको बिंबिसार, ठीक है। वह उसके राजा का बहुत ही ज्यादा लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं हो सकता था, और बिंबिसार जो है वह अपने वैद्य जीवक को जो है वह इलाज करने के लिए आपको अवंती भेजता है चंद्रप्रद्योत के पास में। फिर चंद्रप्रद्योत क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और उन्होंने अवंती को जो है मगध के अधीन कर देता है, ठीक है। ये अवंती क्या होगा, मगध के अधीन हो जाएगा और फिर अंगराज को जीत करके मगध साम्राज्य का जो है वह विस्तार कर लेगा। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि पहले जो है वह अंगराज को जो है वह अपने क्षेत्र अधिकार में ले लेता है और अंगराज को जो है बृहदत्त को हरा करके जो अजातशत्रु का वहां शासक बना देता है। उसके बाद बिंबिसार जो है विवाह के माध्यम से जो है दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से भी जो है अपने राज का विस्तार कर रहा है। इसकी पहली पत्नी जो है वह महाकौशला रहेगी, जो कि कौशल राज की पुत्री रहेगी, और वहां से जो है दहेज के रूप में जो है उसको काशी प्रांत मिल जाएगा। और जो काशी प्रांत से जो है 1 लाख का जिसको टैक्स के रूप में आएगा। फिर दूसरी पत्नी जो है आपको चेलना होगी, जो कि नरेश चेतक की जो है आपको क्या रहती है, पुत्री रहेगी। और इसी चेलना से जो है वह क्या होगा, अजातशत्रु का जो है जन्म होगा। और इसी चेलना के कहने पर जो है बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म से जो है आपको जैन धर्म अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। और चूंकि चेलना का पुत्र कौन होता है, अजातशत्रु, ठीक है। और यही अजातशत्रु जो है आपको अपने पिता का, यानी कि ये अजातशत्रु किसका पुत्र रहेगा, तो चेलना का दूसरी पत्नी जो रहेगी उसी का जो है वह पुत्र रहेगा अजातशत्रु। और यही अजातशत्रु जो है वह अपने पिता बिंबिसार को, ठीक है, अपने पिता बिंबिसार को क्या करेगा, हत्या कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हत्या कर देगा। और यह हत्या जो करता है वह 492 ईसा पूर्व जो है वह करता है। 492 ईसा पूर्व जो है वह अपने पिता की हत्या कर देगा। और हत्या करने के बाद जो है मगध का राजा जो है वह खुद अजातशत्रु बन जाएगा। मगध का राजा कौन बन जाएगा, अजातशत्रु जो है मगध का राजा बन जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है बिंबिसार जो है वह क्या करता है कि अपने राज्य का जो है विस्तार करता है। और इसी प्रकार से जब आगे हम चलते चलेंगे, जब 7 राजवंशों के बारे में पढ़ते चलेंगे, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि ये मगध ही जो है वो पूरे अन्य 15 राजवंशों के ऊपर जो है धीरे 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 करके जो है पूरा विस्तार कर लेगा और अखंड भारत का निर्माण करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है बिंबिसार सबसे पहले अंगराज के बृहदत्त को हराता है और वहां का शासक जो अजातशत्रु को बना देगा। विवाह के रूप में हमने देखा कि जो है पहली पत्नी आपको यह महाकौशला होती है, जो कि कौशल राज की जो है पुत्री रहेगी। दूसरी पत्नी का नाम चेलना था। तीसरी पत्नी का नाम जो है इसका क्षेमा था। चौथी पत्नी का नाम जो है वह आम्रपाली था, ठीक। और चेलना के कहने पर जो है वो बौद्ध धर्म से वो अपना धर्म परिवर्तन करके जैन धर्म में आ जाता है। चूंकि और अवंती को तो वो आपको उसके राजा को जो है वो ठीक कर देगा बीमारी से, तो वो अवंती को भी अपने अंडर में, माना कि अवंती को भी अपना अधिकार क्षेत्र में आपको बिंबिसार ले लेगा। इसके अलावे भी जो है यह वैशाली पर भी आक्रमण करने का कोशिश करता है, ठीक है। बिंबिसार जो है वह छोटे छोटे राज्यों को क्या कर रहा है, युद्ध करके जीत लेता है। और इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु वैशाली पर आक्रमण करके जो है वह, वैशाली पर तो आक्रमण करता है बिंबिसार, लेकिन वैशाली को जो है वह जीत नहीं पाता है। और जो इसी का पुत्र जब अजातशत्रु जब 492 ईस्वी में बिंबिसार की जब हत्या करके राजा बनेगा, तो यह अजातशत्रु जो है वह फिर वैशाली को जीत करके वह मगध के क्षेत्र में मिला लेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यानी कि मगध पर अभी तक हमने देखा, यानी कि मगध पर जो है सबसे पहला राजवंश जो है वो कौन सा था, तो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का जो है वो सबसे पहला राजा कौन बना, तो बिंबिसार बना। पहला राजा कौन होगा, तो आपको बिंबिसार होगा, ठीक है। पहला राजा कौन होगा, तो आपको बिंबिसार होगा। और यह बिंबिसार का जो है शासन कब से कब तक रहेगा, आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है वह इसका बिंबिसार का शासन होगा। और इसी बिंबिसार को जो है इसी का पुत्र, ठीक है, इसी का पुत्र अजातशत्रु जो है वह 492 ईसा पूर्व जो है क्या करता है, इसका मृत्यु कर देता है। और उसके बाद हर्यक वंश का जो दूसरा शासक होगा
वह कौन हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। अजात शत्रु जो है वह हर्यक वंश का जो है वह दूसरा शासक होगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर हर्यक वंश का जब दूसरा शासक अजात शत्रु जब राजा बनेगा तो यह जो है आपको 492 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो है वह मगध का राजा बनेगा। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपको शत्रुओं का नाश करने वाला को हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्लियर है, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्योंकि ये अजात शत्रु जो है वह अपने पिता को ही क्या करता है, हत्या कर देता है, इसलिए इसे जो है वह बौद्ध धर्म में जो है वह हम प्रीतहंता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अपने पिता का जो है वह क्या करेगा, हत्या करेगा, तो इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, आपको प्रीतहंता कहा जा रहा है। मतलब पिता का हत्या किया इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो प्रीतहंता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्रीतहंता के नाम से उसे संबोधित किया गया। ठीक है, प्रीतहंता मतलब अपने पिता का ही हत्या कर दिया। इसी अजात शत्रु का जो है एक और मतलब कुनिक के नाम से भी जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं, कुनिक के नाम से जानते हैं। किसे, आपको बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु। और यह अजात शत्रु ही जो अपने पिता का हत्या करते, यहाँ तक हमने देख लिया। यह अजात शत्रु जो होता है वो अपने ही मामा का पुत्री से, यानी जिसका नाम होता है बजीरा, ठीक है, इसी का मामा का पुत्री रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, बजीरा। और यह बजीरा से जो है बहुत प्रेम करता है। ठीक है, यह कौन रहेगी, बजीरा कौन है, तो अजातशत्रु के मामा की पुत्री है। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहन हो गई इसके, तो ये अपने ही बहन से क्या करेगा, ठीक है, विवाह कर लेता है। अजातशत्रु के द्वारा जो है जब मगध का राजा बनता है तो इसके द्वारा जो है वो मगध के लिए क्या क्या काम किया जाता है। क्योंकि बिंबिसार का जो है वो राजधानी कहाँ था, जब आर्यक वंश का शासन राजा बता तो इसका राजधानी जो आपको राजगीर था, जिसे राजगिरी या गिरी ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, राजधानी। तो यह अजात शत्रु भी जब मगध का राजा बनेगा, ठीक है, तो इसकी भी राजधानी कहाँ होगी, इसकी राजधानी जो है, इसकी भी राजधानी जो है आपको राजगिरी ही होगी। जो आगे चल करके जो है फिर राजधानी में भी परिवर्तन होगा और राजधानी जो है वह शिफ्ट करेगा। तो अभी तक अजात शत्रु की भी राजधानी कहाँ रहेगी, वह राजगिर ही रहेगी। तो यह राजगिर को जो है वह मतलब बेटर बनाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए क्या करता है कि राजगिर का जो है वह किला बंदी करेगा। तो प्रश्न आ सकता है कि राजधानी राजगिर की किला बंदी जो हर्यक वंश से कौन शासक करता है, तो किला बंदी कौन कर देगा, तो किला बंदी जो है वह आपको अजात शत्रु जो है वह किला बंदी करेगा। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टियों से। और राजगीर जो है वह, राजगीर या राजगिरी जो है वह 5 पहाड़ियों से ऑलरेडी घिरा हुआ है। कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये आपको 5 पहाड़ियों से जो है वह घिरा हुआ है। तो ऑलरेडी तो इसका दुर्ग है ही, लेकिन फिर भी जहां जहां खाली स्थान था उसको जो है पूरा किला बंदी जो है वह कौन कर लेता है, आपको अजात शत्रु कराता है। ठीक है, किस सेंस में करेगा किला बंदी, तो आपको सुरक्षा के क्षेत्र में जो है देखेगा कि नहीं दूसरा राजा जो हमारे पे आक्रमण ना कर दे, तो इसलिए जो है वह किला बंदी करा देता है। अजातशत्रु के समय में जो है सबसे जो मतलब कि महत्वपूर्ण जो होता है घटना, वह घटना है आपको महात्मा बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, किसकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। और हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व जो है वह इनकी मृत्यु हो गई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो जब मगध का राजा जो है वह अजातशत्रु रहेगा, तो अजातशत्रु के शासन काल में ही जो है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के उपरांत जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है पहली बौद्ध संगीति कराई जाती है। आप याद कीजिए हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो पहली बौद्ध संगीति जो है वह क्या, इसके मृत्यु के बाद क्या होगी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहली बौद्ध संगीति होगी। और यह पहली बौद्ध संगीति जो है वह कहाँ होगा, हमने बताया था राजगीर में ही होता है। ठीक है, राजगीर में होता है। और यह राजगीर में जो है कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व जो है वह राजगीर में होता है। और राजगीर के जो है वह सतपर्णी गुफा में, किस गुफा में, तो सतपर्णी गुफा में जो है वह पहली बौद्ध संगीति कराई जाती है। ठीक है, और उस समय जो है राजा कौन होगा, तो अजातशत्रु। क्लियर है, यहाँ तक हमने आपको पहले भी बताया था। तो अजातशत्रु के काल में ही जो सतपर्णी गुफा में राजगीर में क्या होगी, तो पहली बौद्ध संगीति होगी। और वह पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व होगा। और किस राजा के नेतृत्व में होगा,
तो राजा अजातशत्रु के नेतृत्व में होगा। जब हम अभी जब बिंबिसार के बारे में हम बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि बिंबिसार जो है वो राज्य का विस्तार तो कर ही रहा था, लेकिन वह जब वैशाली पर आक्रमण करता है तो वैशाली को वह नहीं जीत पाता है। क्लियर है? वैशाली को क्या करता है, वैशाली को वह नहीं जीत पाता है। तो अजातशत्रु फिर क्या करेगा कि वैशाली पर जो है वह आक्रमण करेगा। ठीक है, अजातशत्रु किस पर आक्रमण करेगा, वैशाली पर। और वैशाली पर चूंकि इसके पिता जो है वह आक्रमण किए थे लेकिन वह जीत नहीं पाए थे वैशाली को, लेकिन अजातशत्रु जो है वह मतलब वर्षकार के सहयोग से यह क्या करता है, अपना पहले गुप्त जो है उसको जो है वैशाली भेजेगा और वैशाली में जो शासन प्रशासन की जो भी कमजोरियां रहेगी उन कमजोरियों को पहले पता कराएगा आपको वर्षकार की मदद से। और उसी वर्षकार की मदद से अजातशत्रु जो है किसकी मदद से, वर्षकार की मदद से जो है वह क्या करता है, वैशाली पर आक्रमण करेगा। किसकी मदद से, तो वर्षकार की मदद से। वर्षकार जो है वहाँ की पूरा खुफिया जानकारी जो है वह अजातशत्रु को बताता है और खुफिया जानकारी बताने के बाद जो है अजातशत्रु जब को समझ में आ जाता है कि वैशाली की क्या क्या कमजोरियां हैं, फिर अजातशत्रु जो है वैशाली के ऊपर आक्रमण करेगा। और इस आक्रमण में जो है अजातशत्रु के द्वारा जो है दो महत्वपूर्ण ठीक है हथियार का उपयोग किया जाता है। और उस हथियार का जो है आपको उपयोग एक कहलाता है आपको रथ मसूल। क्या कहलाता है, रथ मूसल, रथ मूसल। और दूसरा जो आपको हथियार होता है उसे कहते हैं महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक। यह जो है पत्थरों से जो है आपको वार करता है। ठीक है, यानी कि दो हथियार का जो है पहला था आपको रथ मूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। ये दो हथियार का इस्तेमाल जो है वह वैशाली पर आक्रमण में अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। फिर अजातशत्रु जो है वह वैशाली को क्या करेगा, जीत लेगा। ठीक है, वैशाली को क्या करेगा, अजातशत्रु जो है वह जीत लेगा। और जीत करके जो है वह क्या करेगा, अपने राज्य मगध में जो है मिला लेगा। यानी वैशाली को भी मगध में मिला लिया। इसके पिता जो है वह अंग राज्य को भी जो है वह आक्रमण करके मिला लिए थे। काशी प्रांत तो इसको दहेजे में मिल गया, वहां से इसको वार्षिकी आता ही था। और उसके साथ जो है आपको जो और विवाह जो किया उसके उस विवाह से भी जो है वह दहेज के रूप में जो है वह कई प्रांत और कई जगह जो है वह आपको बिंबिसार को मिलता है। अब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु फिर जो बिंबिसार जब वैशाली को नहीं जीत पाया था, अब वह वैशाली को भी जीत लेगा। और इस वैशाली को जीतता है किसके मदद से, तो वर्षकार की मदद से। और इस आक्रमण में जो है अजातशत्रु के द्वारा दो प्रमुख हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपको कहलाता है पहला रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक कहलाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के पहले उपांग में जो है, अच्छा चूंकि देखिए अभी अजातशत्रु जो है वह कौन सा धर्म अपनाएगा। ठीक है, अजातशत्रु जो है वह कौन सा धर्म अपनाएगा, तो अजातशत्रु जो है यह आपको जैन धर्म अपनाया रहेगा। क्योंकि इसके माता जो है वह कौन धर्म से बिलोंग करती थी, तो जैन धर्म से बिलोंग करती थी। और इसका पिता यानी बिंबिसार भी जो है पहले तो बौद्ध धर्म था। ठीक, और इसी अपनी पत्नी दूसरी पत्नी जिसका नाम चेलना था, क्या नाम रहेगा, चेलना। इसी चेलना के प्रभाव में आकर के जो कि अजातशत्रु की माता रहेगी, आकर के जो है बिंबिसार जैन धर्म अपना लेगा। तो अजातशत्रु भी क्या होगा, आपको इसके माता भी जैन धर्म हो गया, पिता भी जैन धर्म, तो ये भी जो आपको जैन धर्म ही अपनाएगा। यहां तक समझ में आया। तो अजातशत्रु और महावीर, ठीक है, अजातशत्रु और महावीर की रिश्ते के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको 12 उपांग पुस्तक जो है उससे इसकी जानकारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 12 उपांग पुस्तक में पहले उपांग से, ठीक है, यानी कि पहले उपांग से, इसको नोट कर लीजिए, पहले उपांग से किसकी जानकारी मिलती है, तो पहले उपांग से जो है यानी जैन धर्म की पुस्तक है ये। 12 उपांग हमने द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ये इसका ये किया गया था, तो जैन धर्म की पुस्तक है। ठीक है, 12 उपांग, और उस 12 उपांग के पहले उपांग में ठीक किसके रिश्ते के बारे में मिलती है, तो अजातशत्रु, ठीक, अजातशत्रु और अजातशत्रु और महावीर स्वामी। अजातशत्रु और महावीर स्वामी के रिश्ते की जानकारी कहाँ से मिल रहा है, तो आपको जैन धर्म के पुस्तक 12 उपांग के पहले उपांग से जो है इसके यानी दोनों का रिश्ता के बारे में जो है आपको पता चलता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अजातशत्रु जो है वो कितने सालों तक शासन कर रहा है वो हमने देखा। ठीक है, अजातशत्रु जो
492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो है वो अपना मगध का राजा बना रहता है। यानी 16 वर्ष तक जो है वो उसका क्या करता है, मगध का राजा बनेगा। यानी कि ये अजात शत्रु जो है वह कितने साल तक राजा बनेगा, तो 16 साल तक जो है वह आपका राजा रहेगा। यानी 16 साल तक जो है वह मगध की गद्दी पर अपना शासन चलाएगा। कितना साल तक शासन चला रहा है, 16 साल तक जो है वह अपना शासन चला रहा है। अभी यह जो है आपको जैन धर्म रहेगा, ठीक है। जैन धर्म पहले जो है आपको यह जैन धर्म अपनाएगा और उसके बाद जो है फिर यह पुनः बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसके पिता जो है पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके बाद जो है अपने पत्नी के झांसे में आकर के जो है जैन धर्म अपना लेता है बिंबिसार। चूंकि अजात शत्रु जो है वह जब जन्म होगा या बड़ा होगा तो यह जैन धर्म में रहेगा, और उसके बाद जो है वह जैन धर्म से यह भी परिवर्तन हो किस में आ जाएगा, फिर पुनः जो है बौद्ध धर्म में आ जाएगा। तो आज के समय में जो धर्म को लेकर के इतना जो झगड़ा मारपीट होता है, आप सोचिए कि जो है पहले का राजा का मन हुआ तो बौद्ध धर्म और मन हुआ तो जैन धर्म अब में बदल जाएगा। तो अजात शत्रु यानी बिंबिसार का पुत्र जो है जैन धर्म से बौद्ध धर्म में आ जाएगा, और बिंबिसार जो है वह जैन और बौद्ध धर्म से जो है वह जैन धर्म में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजात शत्रु का भी जो है, ठीक है, अजात शत्रु का जो है वह मृत्यु कैसे होता है, तो अजात शत्रु को भी जो है, क्योंकि अजात शत्रु क्या किया था, यह अपने पिता का मृत्यु किया था, तो अजात शत्रु का भी मृत्यु जो कौन कर देगा, ठीक है, इसका जो है वह हत्या कर देगा। अजात शत्रु का हत्या जो है वो अजात शत्रु का ही पुत्र, ठीक है, उद्दाइन जो है इसका हत्या कर देगा। और यह उद्दाइन कौन है, यह उद्दाइन जो है वह अजात शत्रु का ही कौन रहेगा, यह आपको अजात शत्रु का ही पुत्र है। यानी देखिए कि इतिहास जो है वो फिर से दोहराया। अजात शत्रु जो है वह बिंबिसार की हत्या किया, अपने ही पिता का हत्या कर दिया, और अजात शत्रु का ही पुत्र उद्दाइन जो है वह अजात शत्रु का हत्या कर देता है। इसलिए उद्दाइन को भी जो है जब पिता का हत्या करेगा तो इसे भी क्या कहेंगे, प्रीत हंता के नाम से जानेंगे, प्रीत हंता के नाम से जानेंगे। बौद्ध धर्म में इसे प्रीत हंता कहा गया। यानी प्रीत हंता जो है वह उद्दाइन को भी कहा गया, और प्रीत हंता जो है वह अजात शत्रु को भी कहा गया। यानी अभी तक हमने देखा कि आपका हर्यक वंश में जो है एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और उसको समझते चलेंगे। यानी कि हर्यक वंश में जो है मगध पर सबसे पहला शासन जो है वह किसका माना गया है, तो हर्यक वंश का। और हर्यक वंश का जो है शासन कब से कब तक था, ठीक है, तो यह शासन जो है आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, आपको 412 ईसा पूर्व तक है। 412 ईसा पूर्व को बीसी भी लिख सकते हैं। और इस पर जो आपको पहला शासक कौन रहा, तो आपको बिंबिसार रहा। कौन रहेगा, बिंबिसार। और यह बिंबिसार जो है वो कब तक शासन करेगा, यह आपको 544 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन करेगा। उसके बाद जो है इसका दूसरा शासक जो होगा इसी का पुत्र होगा अजात शत्रु, और यही अजात शत्रु जो है वह क्या करेगा, अपने पिता की हत्या करके खुद जो है वह राजा बन जाएगा। और यह अजात शत्रु जो है वह 16 साल तक जो है वह मगध गद्दी पर राज करेगा, यानी कि 492 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, कब तक करेगा, 460 ईसा पूर्व तक जो है मगध की गद्दी पर बैठेगा। और ये जो इसका अगला शासक जो होगा वो आपको उद्दाइन होगा। अगला शासक कौन होगा, उद्दाइन होगा। और यह उद्दाइन जो है ये भी अपने पिता को जो है वह हत्या करके जो है वह मगध गद्दी पर बैठ जाएगा, ठीक। और यह उद्दाइन का शासन कब से कब तक रहेगा, तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 444 ईसा पूर्व तक जो है वह आपको मगध का अगला राजा कौन होगा, उद्दाइन होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखता हूं, ठीक है। मैं फिर अगले क्लास में जो है वह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने आज के क्लास में समझा कि जो है मगध जो 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है राजगीर थी। और यह मगध जनपद पर जो है टोटल मिला करके 7 राजवंश जो है वह शासन करेंगे। और वह 7 राजवंशों को जो हम क्रम में याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताया, हसीन मुसुक सा, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश थे। और उसमें जो है सबसे पहला मगध का जो वंश जो स्थापित होगा, वो उसका जो ज्यादा साक्ष्य पाया गया है वो आपको हर्यक वंश पाया गया।
और हर्यक वंश का जो है पहला राजा कौन होगा? बिंबिसार। फिर हमने बिंबिसार के बारे में देखा कि जो है बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार जो है वह छोटे-छोटे राज्यों पर आक्रमण करता है, जिसपे अंग के राजा बृहदत्त को हरा देते हैं। उसके साथ जो है वह विवाह करके दहेज के रूप में जो है लिए गए भूमि के रूप में जो है अपने राज्य का ही विस्तार करता है। इसकी 4 पत्नियाँ थी, ठीक है? वो उनके बारे में डिटेल पढ़ा। बिंबिसार स्टार्टिंग में जो है वह बौद्ध धर्म को अपना के रखेगा, फिर अपनी चेलना दूसरी पत्नी के प्रभाव में आकर के वह जैन धर्म अपना लेगा। इसका हत्या जो है इसी का पुत्र जो है वह 492 ईस्वी में अजातशत्रु करता है, और अजातशत्रु जो है फिर मगध की गद्दी पर बैठ जाएगा और वह खुद जो है अपने आप का राजा घोषित कर लेगा। क्लियर है? फिर अजातशत्रु के द्वारा जो है प्रमुख कार्य देखें कि अजातशत्रु जो है अपने ही मामा की बेटी से जो है यानी मेरी बहन से विवाह कर लेता है, ठीक है? बजीरा नाम रहता है जिसका, और यह आपको सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को किला बंदी कराता है, ठीक है? अजातशत्रु क्या करेगा? सुरक्षा की दृष्टि से जो है वह किला बंदी कराता है, और साथ ही साथ जो है इसके शासन काल में जो है वह सबसे मतलब कि जो घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना, वह घटना होती है आपको महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहली बौद्ध संगीति कराई जाती है आपको राजगीर के सतपर्णी गुफा में, और उसी समय जो है वह राजा अजातशत्रु के नेतृत्व में कराया जाता है। और इसका शासन जो है वह 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहेगा। फिर अजातशत्रु के बारे में हमने देखा था कि इसके पिता जो है वैशाली को युद्ध में आक्रमण तो किया था बिंबिसार, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। तो अजातशत्रु जो है फिर से वैशाली पर आक्रमण करता है अपना वर्षकार के सहयोग से, और इस आक्रमण में जो है 2 प्रमुख हथियार का उपयोग करता है। एक हथियार का नाम रहता है रथमुसल और दूसरा था महाशिला कंटक। और इन हथियारों की मदद से जो है अजातशत्रु वैशाली को जीत लेता है, और वैशाली को जीत करके मगध के अंग में मिला लेगा। अजातशत्रु जो है वो प्रारंभ में जो है जैन धर्म को अपना के रखेगा, उसके बाद जो है फिर अपना ये भी धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में अपना लेता है। चूंकि अजातशत्रु अपने ही पिता का हत्या करेगा तो इतिहास फिर से दोहराएगा, और इसका पुत्र उदयन जो है ये भी अजातशत्रु का हत्या करके फिर अगला शासक जो है वह उदयन बन जाएगा। और यह जो है राजा क्या से कब तक रहेगा? तो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक जो है वो मगध की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में जो है उदयन के बारे में पढ़ेंगे कि उदयन के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, और हर्यक वंश का जो है वो आखिर समापन कैसे हुआ, और इसके बाद जो है वो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश जो है मगध का गद्दी पर कैसे जो है इसकी स्थापना हुई, हम अगले क्लास में समझेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।